चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बायोट सेवर्ट्स लॉ बताया और उसके क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक है। और मैंने उसमें ये भी बताया था राइट हैंड पाम रूल, कि पाम रूल के हेल्प से आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बायोट सेवर्ट्स लॉ जो है, ये हम लोग करंट एलिमेंट वेक्टर के लिए लगाते हैं, मतलब छोटे से एलिमेंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को बड़ा एलिमेंट दे दिया जाए, ठीक है, कोई रिंग दे दिया जाए और बोला जाए कि रिंग में करंट फ्लो कर रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताइए। अलग अलग जगह पे बोल सकता है, सेंटर पे बोल सकता है, एक्सिस पे बोल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए बोल सकता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे सबको, है ना। तो हेडिंग में हम डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरी circular ring, magnetic field induction at the center of a current carrying circular ring, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है। लिख ली हेडिंग, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं, है ना। मान लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। ठीक है, ये एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। कितना करंट आई, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये करंट इधर आएगा, फिर इधर से इधर आ जाएगा, ऐसे ही फ्लो करेगा करंट, है ना। तो हमको पता है कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना। हमको बोला गया है कि इस रिंग के सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताइए। क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताइए, है ना। रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपको बताना है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है, इसका मतलब क्या है कि हाँ, कि इस सेंटर पे एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ होगा, इस यूनिट नॉर्थ पोल पे फोर्स बताना है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, है ना। और आपको पता है कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं ये बायोट सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन है। और बायोट सेवर्ट्स लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, छोटे एलिमेंट के लिए, लेकिन ये रिंग तो बहुत बड़ा है ना। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ dl है, ये हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर हम इस dl लेंथ के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल ले, तो हम पूरे रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल सकेंगे। कैसे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि dl लेंथ के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो कितना है, dg, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। देखेंगे इधर I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रिंग, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through the ring, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रिंग, ठीक है। इसके बाद dv क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at the center of a circular ring of radius circular ring of radius r due to length कितना, due to length d, ठीक है। सेंटर रिंग के सेंटर पे लेंथ dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है, dp, ठीक है। हम लोग जानते हैं वी नो दैट बायोट सेवर्ट्स लॉ से हमको पता है फ्रॉम बीएसएल, हम ये जानते हैं कि dp इक्वल टू कितना होता है बाबू, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही है ना। ये थीटा जो है ये करंट एलिमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, रेडियस का डायरेक्शन ये है, और आप लोग को मैंने बताया है पहले भी और अभी बता रहे हैं कि कभी भी कोई अगर सर्कल है ना, इसके सेंटर से अगर आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको आप रेडियस बोलते हैं, ये हमेशा सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। टैंजेंट और नॉर्मल में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये रेडियस है और ये सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना बनेगा, तो करंट एलिमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, वहां पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला, कितने लेंथ की वजह से निकाला, डीएल लेंथ की वजह से निकाला। अगर आपको पूरे के पूरे रिंग की वजह से निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, जो करंट भेज देंगे वो कांस्टेंट है, जो सर्कुलर रिंग का रेडियस ले लेंगे ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चेंज क्या होगा यहाँ पे, डीएल, तो यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करेंगे, डीएल को। इस करंट एलिमेंट वेक्टर का मिनिमम लेंथ 0 हो सकता है और मैक्सिमम इसके लेंथ के सरकमफ्रेंस के बराबर, हाँ या ना। सर्कल का लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस है ना, सर्कल का लेंथ क्या है, और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, हाँ या ना। तो सर्कल का जो लेंथ होगा मैक्सिमम वहीं तक जाएगा ये, तो इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से जाएगा कहाँ तक, 2 पाई आर तक, ठीक है। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करें, बताइए डीबी का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो बी लिख दिए, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर तक, है ना। तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, एल कितना हो गया 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 0। तो b इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, एक आर यहाँ से एक आर यहाँ से कट जाएगा, तो आपको b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, है ना। हाँ काट सकते हैं आप उसको भी, ठीक है, आप काट सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। हम ये 2 पाई आप काट सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम नहीं काटे क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हम दोबारा अभी आगे बताएंगे आप लोग। अब देखिए अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो बाबू अभी जो हमने रिंग लिया था उसमें एक टर्न था तो इतना आया वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो क्या होगा, इंटू n कर देंगे, p इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू कितना 2 पाई n हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई n का मतलब समझिए, है ना, 2 पाई n, यहाँ पे लिखते हैं n, जब एक टर्न है
तो एक टर्न है मतलब एक कंप्लीट सर्कल है, और एक कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। पाई में अगर बोले तो 2 पाई, पाई में अगर बोले तो m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये कितना मिलेगा? 2 पाई। दो कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे? 4 पाई। m का वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 पाई। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 पाई। तीन कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाएगा? 6 पाई। m का वैल्यू 3 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? इसका मतलब ये वैल्यू क्या बता रहा है? कितना एंगल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बता रहा है ना। एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल? 2 पाई। दो कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल है? 4 पाई। तीन कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल है? 6 पाई। तो ये 2 पाई एन क्या बता रहा है? एंगल बता रहा है एट द सेंटर, हाँ या ना? इस 2 पाई एन को हम लोग एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बोल सकते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू ये 2 पाई एन क्या है? एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड एट द सेंटर, हाँ या ना? बोल सकते हैं ना इसको हम लोग। अब देखिए, अगर आधा सर्कल होता तब आधा सर्कल कितना एंगल बनाता? m के जगह पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा, हाँ या ना? तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना लिखेंगे? पाई। ये वाला फॉर्मूला लिख के फायदा क्या हुआ हम लोगों को? अब मेरे पास एक आर्क आ गया, क्या आ गया? आर्क। जो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? π/3। यहां से करंट फ्लो कर रहा है, हमको बोला यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताइए। क्या लिखेंगे हम लोग इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन? तो हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, इनटू कितना सेंटर पे एंगल बना रहा है? π/3। पाई पाई कट जाएगा, क्या लिख देंगे? म्यू नॉट आई बाई 12 आर। तो अब तो हम कितने का भी आर्क दे दे तो आप लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, जो देंगे आप निकाल देंगे, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो इसको हम नहीं इसीलिए काटे क्योंकि ये आगे में को क्या मिलेगा? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। और ये अब बताएगा कि किसी भी एंगल पे क्या हो सकता है, आप मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल। क्लियर है ना? टॉपिक ये जो दोनों वायर है ना, ये बहुत नजदीक होता है, मतलब इस पॉइंट के जस्ट सामने आ जाएगा, है ना? तो वायर के जस्ट करंट करिंग वायर के जस्ट सामने कितना बताए थे? 0 बताए थे। तो इन दोनों को ऐसे नहीं होगा भाई। सोमवारी में गए क्या लोग?
कैसी स्टूडेंट को आना
तो ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार एग्जाम में जो है आने के बहुत हाई चांसेस हैं, है ना? तो इसको पढ़ करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, है ना? लिखिए, फाइंड, लिख लिए ना? यहाँ तक तो लिख लिए ना सब लोग? क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है, ठीक है? चलिए देखते हैं पॉइंट ओ क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, इसके बाद देखिए, पॉइंट ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है ना? इस तरह के एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे जरूर से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में मिले या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादा चांस होता है, छोटा ज्यादा। कैसे बनेगा समझेंगे, है ना? एक हम बताएंगे, तो फिर उसके बाद वाला आप लोग बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन समझेंगे, है ना? करंट इधर से इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, यही होगा, है ना? ठीक है। पॉइंट ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है, मतलब सेंटर पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है वायर, यहाँ पे तीन वायर है, एक ये लंबा वाला दिख रहा है, वायर का तीन सेक्शन है, एक ये हो गया, एक दूसरा ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ये दूसरा सेक्शन हो गया, एक ये तीसरा दिख रहा है, ये तीसरा सेक्शन हो गया। तो पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा ना, ये पहले वाले की वजह से भी होगा, दूसरे वाले की वजह से भी होगा, और तीसरे वाले की वजह से भी होगा, और तीनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ऐड कर दिया। अब हम लोग तीनों का एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले वाले की वजह से तो बताइए, इस वायर के जस्ट सामने ये पॉइंट लाई कर रहा है, कर रहा है, वायर के जस्ट सामने मैग्नेटिक इंडक्शन कितना, जीरो। तो क्या लिख देंगे, B1 का वैल्यू जीरो। B2 आ जाएगी, B2 क्या है, सेमी सर्कल है। तो अभी हमने पढ़ा था कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है सेंटर से, 180, मतलब पाई, हाँ या ना? पाई में लिखना है ना? तो ये पाई कट गया, कितना आ गया बाबू, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, सॉरी 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, यही आ गया। इसके बाद B3, B3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए इस वायर के जस्ट पीछे ये पॉइंट है, और मैंने कल पढ़ाया था वायर के जस्ट पीछे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, जीरो होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप बी का वैल्यू निकालेंगे तो जीरो प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर प्लस जीरो, कितना आ गया ये, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 आर। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे आप लोग, तो दिक्कत नहीं ना होगा।
गया ये वाला, कितना आया 3 म्यू नॉट आई बाई 8R। हाँ, यहाँ पे भी वायर का 3 सेक्शन है, देखिए करंट इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर घूम के इधर से इधर जाएगा, यही होगा। तो एक ये वायर की वजह से मैग्नेटिक रिडक्शन होगा, एक ये 3/4 सर्कल की वजह से होगा दूसरा सेक्शन, और एक इसके वजह से तीसरा सेक्शन। तो हम लोग जानते हैं B इज इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, B1 बोले तो वायर के जस्ट सामने है ना ये पॉइंट, तो B1 का वैल्यू कितना होगा 0। B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू ये कितना एंगल बनाएगा बाबू, कितना एंगल बनेगा 270 मतलब 3 पाई बाई 2 है ना। तो क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 2। तो ये पाई और ये पाई कट गया, कितना आ गया ये 3 म्यू नॉट I बाई 4 दूनी 8 ये B2 का वैल्यू आ गया, और B3 कितना होगा, तो वायर के जस्ट पीछे ये पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा 0 प्लस 3 म्यू नॉट I बाई 8R प्लस 0। आंसर मिल गया 3 म्यू नॉट I बाई 8R। उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन गया, कितना आया हाँ? देखो 9:30 देखो यार आपको आईडी कार्ड आप लोग आ गया डायरेक्ट ना, ठीक है। किसका देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे है ना, करंट इधर से इधर जाएगा, फिर करंट इधर जाएगा, फिर करंट इधर जाएगा, फिर करंट इधर आ जाएगा। पहले आपको करंट को फ्लो करवा देना है ना, तब आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल वायर का कितना सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, कितना सेक्शन 4, ठीक है। 4 सेक्शन कौन कौन सा है, एक ये है 1, एक ये है सेमी सर्कल 2, एक ये वाला लाइन है 3, और एक ये है 4। तो टोटल वायर का कितना सेक्शन हो गया 4, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस पॉइंट ओ पे सभी के वजह से होगा। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, यही होगा ना, ठीक है। देखेंगे तो बाद में कॉपी करेंगे, देखेंगे। तो B1 वायर के जस्ट सामने है, ये B1 मतलब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हाँ या ना, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पॉइंट है, कितना होगा 0। B2 B2 बोले तो ये सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है R1, क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1 इंटू सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है पाई, तो ये पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये म्यू नॉट I/4 R1, ये आएगा ना। इसके बाद B3 पे आते हैं, इस वायर के जस्ट पीछे ये पॉइंट है, कितना हो जाएगा 0। B4 पे आते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई इसका रेडियस कितना है R2 इंटू एंगल कितना बना रहा पाई, पाई कट गया, कितना आ गया इसका आंसर B4 का म्यू नॉट I/4R2। अब देखिए यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया ना बाबू, ठीक है।
B2 का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4r1 और B4 का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4r2। जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का दो या दो से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, अब आपको डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कल जो मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हमको करंट के डायरेक्शन में ले जाना है। फिंगर के टिप को कहाँ ले जाना है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पाम क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन नहीं बताएगा, हमको ले गए करंट के डायरेक्शन में। फिंगर के टिप को उस पॉइंट पे ले गए, पाम किधर गया, अंदर। अंदर गया मतलब B2 का वैल्यू, B2 का डायरेक्शन किधर है, अंदर। अंदर बोले तो क्रॉस। ठीक है, आ जाइए इस पे। इसमें करंट किधर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तो फिंगर के टिप करंट किधर ले गए, फिंगर के टिप को इस पॉइंट पे लेके आए। पाम का डायरेक्शन किधर आ गया, बाहर की तरफ आ गया। तो B4 जो है ये बाहर के डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए एक अंदर डायरेक्शन है, एक बाहर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया। तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जो वैल्यू बड़ा होगा उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, जो छोटा होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, बताइए तो B2 और B4 में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, B4 क्या होगा, B4 छोटा होगा। छोटा क्यों होगा बाबू, हाँ देखिए ये क्या है, B4 का वैल्यू R2 पे डिपेंड कर रहा है, B2 का वैल्यू R1 पे डिपेंड कर रहा है, और ये R2 और R1 डिनोमिनेटर में है। हाँ या ना, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ा होगा। तो R1 तो छोटा है तो मतलब B2 का वैल्यू बड़ा होगा, और यहाँ पे R2 बड़ा है मतलब B4 का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो अब अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे तो आप लिखेंगे 0 प्लस ये का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई बाई 4r1 प्लस 0 माइनस म्यू नॉट आई बाई 4r2। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4, म्यू नॉट आई बाई 4 को आप कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4, और ये क्या होगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r। ठीक है, समझ गए, बना लेंगे इस तरह क्वेश्चन। तो अगर मैग्नेटिक इंडक्शन का दो वैल्यू या उससे ज्यादा वैल्यू आ जाए तो फिर आपको डायरेक्शन निकालना कंपलसरी है। डायरेक्शन से ही पता चलेगा कि ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक तो एक प्लस में रहेगा। ठीक है ना, तो आप कीजिए। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई करना। हाँ ऑब्जेक्टिव में
बना लिए, कॉपी कर लिए सब लोग। इसमें वही कीजिए, करंट को फ्लो करवाइए और टोटल कितना 4 सेक्शन है, मार्किंग कर लीजिए 1 2 3 4। मैट्रिक टू इंडक्शन चारों की वजह से होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि वायर के जस्ट सामने कितना बताएं 0 बताएं। B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1 इंटू पाई, पाई पाई कट गया, कितना आ गया म्यू नॉट I बाई 4 R1 आ गया। B3 का वैल्यू कितना आया बाबू 0, वायर के जस्ट पीछे ये पॉइंट। B4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 इंटू पाई, पाई पाई कट गया, कितना आ गया म्यू नॉट I बाई 4 R2 आ गया। फिर दो वैल्यू मिला, फिर डायरेक्शन निकालेंगे, है ना। अब देखिए करंट इधर जा रहा तो इधर ले गया, फिंगर के टिप को वहां ले गया, पाम किधर आया बाहर, बाहर आया मतलब डॉट में आया, अंदर में क्रॉस होता। फिर इसके लिए भी बाहर, यहाँ दोनों के लिए बाहर ही बाहर है। जब बाहर बाहर है तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस म्यू नॉट I बाई 4 R1 प्लस 0 प्लस म्यू नॉट I बाई 4 R2। तो म्यू नॉट I बाई 4 को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है